गरीब मां मेहंदी वाली। एक गांव में भास्कर और पद्मिनी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके बच्चे थे स्वाति और रवि। भास्कर उस गांव के फैक्ट्री में क्लर्क का काम करता था। पद्मिनी हाउसवाइफ थी। भास्कर की कमाई में ही वे सब खुश थे। स्वाति और रवि भी मन लगाकर पढ़ाई करते थे। कुछ दिनों बाद जब भास्कर का फैक्ट्री बंद हो गया तब इनकी हालत खराब हुई और इनकी परेशानियां शुरू हो गईं। भास्कर मजदूरी करने लगा। पर भास्कर और पद्मिनी इस कोशिश में लगे रहते थे कि बच्चों को इस बात का पता ना चले। एक दिन स्वाति पद्मिनी के पास आई। माँ, मेरी सहेली शीतल है ना, उसकी दीदी की शादी है अगले हफ्ते। उन्होंने मुझे सब रस्मों के लिए बुलाया है। मुझे रेशमी लहंगा चाहिए माँ। पद्मिनी समझ नहीं पाई कि वो क्या करे, क्योंकि शीतल एक बहुत धनवान घर की बेटी थी। तब पद्मिनी ने तुरंत अपना रेशमी साड़ी को फाड़कर स्वाति के लिए एक रेशमी लहंगा बनाया। पद्मिनी स्वाति से, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ये क्या माँ, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रेशमी साड़ी थी ना। अब तुम्हें किसी फंक्शन में जाना हो तो तुम क्या पहनोगी? अरे मेरा क्या है बेटा, फिलहाल हमारे रिश्तेदारों के घर में कोई फंक्शन तो है ही नहीं। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटी? जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं नई साड़ी खरीद लूंगी बेटा। तब स्वाति को समझ में आ गया कि घर के हालात कैसे हैं। कुछ दिनों बाद भास्कर का स्वाद बिगड़ गया। 6 महीने बिस्तर में पड़ा रहा, फिर भास्कर की मौत हो गई। भास्कर के मरने के बाद उन्हें जिस सेठ ने उधार दिया था वो इनके घर पहुंच गया। देखो बहन, इतने दिन मैं तुम्हारे पति और तुम्हें जानता था, इसीलिए जब भी पैसे मांगे मैंने बिना संकोच किए उधार दिए। तुम्हारे पति के इलाज के लिए ही मैंने 5 लाख रुपए तक दिया है। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, क्योंकि मूल भी तुम चुका नहीं सकते, तो तुम ये घर मेरे नाम कर दो। वैसे सही बात तो ये है कि एक घर बेचकर भी तुम मेरे कर्ज चुका नहीं पाओगी, पर क्योंकि तुम औरत हो मैं इसी से काम चला लूंगा। 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, घर खाली करके चले जाइए। और कोई रास्ता नहीं था तो पद्मिनी ने सेठ के नाम वो घर कर दिया। फिर अपने बच्चों को लेकर वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। बच्चों को पालने के लिए वो घर घर जाकर बर्तन मांजने लगी। यूं कुछ समय बीत गया। एक दिन पद्मिनी स्वाति से, स्वाति बेटा, तुम जल्दी अपना होमवर्क खत्म कर लो। कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं ना, मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। तब स्वाति खुश होकर, ठीक है माँ, पर होमवर्क खत्म होने के बाद मेरे हाथों को ही नहीं, मेरे पैरों को भी मेहंदी लगाना होगा। ठीक है माँ। उस दिन रात को पद्मिनी स्वाति के हाथ में मेहंदी लगाने लगी। वहीं खड़ा रवि उन्हें देख रहा था। तभी शीतल वहां पहुंची। शीतल को देखकर स्वाति, अरे शीतल, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? अरे वाह, तुम नहीं बताओगी तो क्या मैं तुम्हारा घर ढूंढ नहीं पाऊंगी? वैसे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं पद्मिनी आंटी से मिलने आई हूँ। मैं जानती हूँ बेटा कि शीतल मुझसे मिले बगैर रह नहीं सकती। बोलो बेटा, क्या बात है? आंटी जी, मैं आपके पास एक बड़े काम से आई हूँ, आप मना नहीं करेंगी। कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं ना आंटी। हमारे घर में हम खूब धूमधाम से मनाते हैं। घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे, आपको सबके हाथों में मेहंदी लगाना होगा। अरे रहने दो बेटा, मैं तो यूं ही शौक से स्वाति के हाथों में मेहंदी लगा देती हूँ। चाहो तो तुम भी लगा लो। मैंने औरों के हाथों में कभी मेहंदी नहीं लगाया बेटा। ऐसे ना कहे आंटी जी, आप कितना सुंदर मेहंदी लगाती है ये आप नहीं जानती। हमारी दीदी की शादी में जब स्वाति आई थी तो सबने स्वाति के हाथों में जो मेहंदी लगाया था सबने देखा और उसकी खूब प्रशंसा की। हमारी दीदी के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए हमने शहर से एक ब्यूटिशियन को बुलाया था, बहुत पैसे देकर। दुल्हन के हाथों की मेहंदी से ज्यादा सबको स्वाति के हाथों की मेहंदी पसंद आई, इसीलिए माँ ने कहा कि आपको लेते आऊँ। मैं बहुत मुश्किल से आपका घर ढूंढ पाई हूँ और यहाँ आई हूँ। अब आप मना मत कीजिए आंटी, प्लीज। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी।
अगले दिन पद्मिनी शीतल के घर पहुंची। शीतल की माँ पायल पद्मिनी से, बुलाते ही आप आ गए, बड़ी मेहरबानी। शीतल ने आपके घर की हालत के बारे में मुझे सब कुछ बताया। मैं चाहती हूँ कि मुझसे जो बन पड़े वो मदद में करूँ, इसीलिए आपको बुलाया। अब बुरा ना मानिए, सचमुच आपने जो मेहंदी के डिजाइन बनाए थे बहुत ही सुंदर थे। ये 9 दिन हमारे घर में जो औरतें आएंगी उनके हाथ में आप मेहंदी रचाइएगा। ये लीजिए 10,000 रुपए। ये सोचकर कि कोई ना कोई जरूरत पड़ेगी आपको, मैं पहले ही दे रही हूँ। अगर मैं शहर से ब्यूटिशियन को बुलाऊं तो मेरे बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, आप मना ना करें। तब पद्मिनी वहाँ जितनी औरतें थीं सबको मेहंदी लगाने लगी। वे सब अपने मेहंदी रचे हाथों को देखकर बहुत खुश हुए। एक औरत पद्मिनी के पास आई। आपने जो मेहंदी रचा है बहुत सुंदर है। इस महीने के 26 तारीख को मेरी बेटी की शादी है। क्या आप शादी से 2 दिन पहले आकर मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लगाएंगे? यूं कई औरतों ने पद्मिनी को अपने घर पर मेहंदी रचाने के लिए बुलाया। इस तरह पद्मिनी ने बर्तन मांजने का काम छोड़ दिया और मेहंदी लगाने का काम करने लगी। यूं कुछ दिन बीत गए। पद्मिनी अच्छा खासा पैसे कमाने लगी। एक दिन शहर से एक औरत कार में पद्मिनी के पास आई। वो औरत पद्मिनी से, देखिए, शहर में मेरा एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और बहुत पैसे वाले मेरे क्लाइंट्स हैं। परसों वो शादी में जो आप लोगों के हाथों में मेहंदी रचाया वो मैंने देखा, बहुत सुंदर और अलग है। अगर आप मेरे साथ काम करेंगी तो खूब पैसे कमा सकते हैं। इस तरह पद्मिनी अपने बच्चों को लेकर शहर चली गई। बहुत ही कम समय में उसने खूब नाम कमाया। कुछ दिनों बाद पद्मिनी ने खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोला। वहां वो मेहंदी रचाने का ट्रेनिंग भी देने लगी। यूं बहुत ही कम समय में पद्मिनी ने नाम और पैसे भी खूब कमाए। अंडरग्राउंड बैम्बू फिशिंग। अरविंद घर बैठे नाखून काटते हुए टीवी देख रहा था। 30 सेकंड में 6 किस्म के खाने कैसे बनाए जाएं, यूं तमिल में एंकर जो बता रही थी वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी आमनी आई। क्यों जी, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो मेरी बात सुना करो। अरे भगवान, जानते हो भगवान ने 2 कान किस लिए दिए हैं? मल्टीटास्किंग के लिए। एक कान मैंने टीवी के लिए रखा है और दूसरे कान से तुम जो कहोगे वो मैं सुनूंगा। अब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो बगैर चिल्लाए आराम से लता मंगेशकर की मीठी सुर की तरह प्यार से बोलो तो मैं सुनूंगा, नहीं तो तुम्हारे ये कर्कशी आवाज से कर कर करके हमेशा चिल्लाती रहोगी। तो मल्टीटास्किंग तो छोड़ो, मेरा ये कान बहरा हो जाएगा और फिर शंकर महादेवन जैसा आदमी भी आकर शंख बजाए तो मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा। ये बात नहीं है जी। वो जो हमारा पड़ोसी परमेश है, अपने घर में एक और मंजिल बना दिया है ऊपर, हम कब बनाएंगे? अरे तुम उसके बारे में बात ना करो, वो गुरुद्रोही है। वो हमारे पास काम में लगा, हमसे खाना बनाना सीखा और हमारे सामने ही एक और दुकान खोला और हमसे ज्यादा कमा रहा है। और मैंने तो सुना है कि और भी कुछ गोरख धंधा कर रहा है वो। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। इस तरह वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। लानत है ऐसी कमाई पे, वो हमें नहीं चाहिए। भगवान ने हमें खाना बनाने की कला सिखाई है, हम उसी में ठाक से रह लेते हैं। हाँ हाँ, यूँ कहते कहते 2 साल निकाल चुके हो तुम। आप खाना बनाते हो वो देखकर लोग हमारे दुकान की तरफ भी नहीं आ रहे हैं आजकल, दूर से ही भाग जाते हैं। ऐसा ही रहा तो ठन गोपाल है समझो। अरे बंद करो तुम्हारे ये श्राप देना। मैं इस जनरेशन के लिए जो खाना चाहिए वो सीख रहा हूँ और 2-3 सालों में बस यूं समझो कि हम कुछ कर जाएंगे, एकदम क्लासिक खाना बनाएंगे। और तब मैं जो खाना बनाऊंगा लोग दूर दूर से आकर खा के जाएंगे, देखते रहना। क्यों, क्या कहती हो? आपका ये उम्मीद देखकर मुझे अच्छा ही लग रहा है, पर अब जो हाल है वो ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं खाना बनाना बंद कर देता हूँ, तुम बनाओ, ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
ये बात नहीं है जी, आपको बैम्बू चिकन बनाना आता है ना? बिल्कुल एकदम बढ़िया बना सकता हूँ, पर वो परमेश ने मेरा फॉर्मूला चुरा कर वो बैम्बू चिकन बनाकर बहुत मशहूर हो गया है। अब अगर वही बैम्बू चिकन मैं बनाऊं तो लोग बोर नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, इसलिए हम बैम्बू चिकन ना बनाकर बैम्बू फिश बनाते हैं। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर हमें मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी? फिर वो मछली खरीद कर लाना, उसे साफ करना, ये सब झंझट है। कोई झंझट नहीं है, ये देखो पड़ोसी वो परमेश ने अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में एक गड्ढा खोदा है और उसमें मछलियाँ पाल रहा है। हम अपने घर के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसमें से मछलियाँ निकाल कर पकड़ लेते हैं, फिर उसे बैम्बू फिश बनाकर पकाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, पर एक मछली पकड़ने के लिए टाइम भी तो लगता है ना। अरे आपका मुंह है या गंदा नाला, हमेशा शक करते रहते हो, हमेशा क्वेश्चन पे क्वेश्चन। पर आपके हर सवाल के लिए मेरे पास जवाब है। वो ये है कि एक पूरे चिकन को काट कर डाला तो वो सारे मछलियाँ ये चिकन खाने के लिए आ जाएंगे, तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। पर अगर सारे मछलियाँ हमने पकड़ ली तो उसे शक नहीं होगा, और अगर वो परेशान हो गया कि मेरी मछलियों को क्या हुआ तो? शक हो तो हो, हम कह देंगे कि भाई तुम्हारे मछलियों को पंख लग गए और उड़ के चले गए। कहकर जमीन में एक छोटा सा छेद खोदा और एक पूरा बड़ा चिकन ले आकर उसे उस गड्ढे में छोड़ा। बस उस चिकन को खाने के लिए सारे मछलियां वहां पर जमा हो गईं। उन मछलियों को बड़े ध्यान से बाहर निकाला और फिर स्टोव पर रखकर बैम्बू फिश बनाने लगा। उस खुशबू को सूंघते हुए पड़ोसी परमेश दौड़ता हुआ आया और, क्यों गुरुजी, आपके दुकान से आज नया नया मछली की खुशबू आ रही है, आप क्या बना रहे हो? अरे गुरुद्रोही कमीने, अब तक मेरे पास से जो रेसिपी चुरा चुके हो वो क्या कम है? अब मैं जो नया बना रहा हूँ उसे भी तुम नकल कर लोगे? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बताएंगे नहीं तो क्या मैं जान नहीं पाऊंगा गुरुजी? खुशबू तो मछली की आ रही है और नया ये है कि आप उसे बैम्बू में डाल रहे हैं, बस इतनी सी बात है ना गुरुजी। अब देखिए मैं भी आपकी तरह आपसे बढ़िया बैम्बू फिश बनाऊंगा। कहकर वहां से दौड़ता हुआ गया और अपने घर के नीचे उस टब में मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगा। नीचे देखा तो एक भी मछली नहीं थी। ये देखकर परमेश हैरान हुआ और, अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं है? इतने सारी मछलियां तो थी, इन्हें क्या हुआ? कहीं हमारे गुरुजी ने उसे चोरी तो नहीं की? ऐसा नहीं करेंगे वो। तो ये मछलियों को क्या हुआ होगा? यूं सोचते हुए बाहर आया और अरविंद से, गुरुजी मेरे मछलियां दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे तो तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करो, उन्हें दिखाई दे तो वो पकड़कर वापस लाके देंगे। गुरुजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई चोरी करके ले गया। किसी ने चोरी नहीं किया, मैंने ही सवेरे देखा था कुछ मछलियां हवा में उड़ती हुई जा रही थी, पर मैं नहीं जानता था कि वो मछलियां तुम्हारी हैं। अगर जानता तो उन्हें रोककर वापस भेज देता। क्यों गुरुजी, आजकल आपने झूठ बोलना तो सीख लिया और साथ साथ चोरी करना भी। अब मछलियां हवा में कैसे उड़ती हैं गुरुजी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस कलयुग में जब चेला गुरुजी को ही धोखा दे सकता है तो क्या मछलियां हवा में नहीं उड़ सकती? ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो ना? तब परमेश समझ गया
कि जब गुरुजी को गुस्सा आ जाए तो रिएक्शन कैसे होता है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके मुकाबले में दुकान नहीं खोलना चाहिए था। आपको बहुत नुकसान हुआ है। मैंने जो पैसे कमाए उसमें एक हिस्सा आपको दूंगा। अब इस उम्र में आप मेहनत ना करें, आप आराम से जिंदगी बसर करें, कहकर उन्हें थोड़े पैसे दिए। अरविंद का बैम्बू फिश बहुत मशहूर हुआ। और लोगों को इतना अच्छा लगा कि उसके दुकान के बाहर लाइन लगाकर खाने लगे। इस तरह उसका बैम्बू फिश मशहूर होने के कारण अरविंद और आमिनी आराम से जिंदगी गुजारने लगे।